हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंड्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड इंग्लिश NTA पेपर 2 के तहत जो यूनिट नंबर 8 है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें नेक्स्ट हम क्रिटिक आज लेंगे जिनका नाम है फिलिप सिडनी, और उनका जो भी क्रिटिसिज्म है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये फिलिप सिडनी का एक फ़ोटो है, एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं है, एज अ पेंटिंग ये फ़ोटो उनका मौजूद है। और मैं चाहती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी PMians हैं, जो भी प्रीति मंड्याल के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ पॉपुलर राइटर के फ़ोटो भी नहीं देखेंगे, बल्कि जो भी फ़ोटो अवेलेबल करा सकती हूँ मैं आपको, सभी क्रिटिक और सभी राइटर के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलिप सिडनी सुना तो बहुत होगा उनके बारे में, ये उनका फ़ोटो है जानी। तो आइए देखते हैं, काफ़ी डिसेंट से इनकी पर्सनैलिटी लग रही है, शांत सी। तो इन्होंने क्या क्रिटिसिज्म दिया है, क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, फिलिप सिडनी को लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो वर्क है, जो क्रिटिसिज्म वाला इनका वर्क है, उसका नाम है अपॉलजी फॉर पोइट्री, या जिसका ही दूसरा नाम है डिफेंस ऑफ पोइसी, जो 1595 में आया था। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्रिटिक किए हैं, सभी के जो क्रिटिसिज्म वाले वर्क है हम देख रहे हैं। तो फिलिप सिडनी का जो क्रिटिसिज्म वाला वर्क है, डेट इज़ अपॉलजी फॉर पोइट्री, या जिसका दूसरा नेम क्या है, डिफेंस ऑफ पोइसी, जो कब आया है, 1595, 1595 में। इसके अलावा दोस्तों, खास बात क्या है, ये वर्क फिलिप सिडनी ने ऐसे ही नहीं लिखा था। पहले जो स्टीफन गॉसन है, उनका वर्क आया था एक स्कूल ऑफ एब्यूज़। ठीक है, स्टीफन गॉसन हमारे राइटर हैं, उनका वर्क आया था स्कूल ऑफ एब्यूज़। तो एब्यूज़ हो गया काइंड ऑफ गाली। तो जो स्कूल ऑफ एब्यूज़ जो वर्क है गॉसन का, इसमें ना गॉसन ने बहुत बुरा भला कहा था पोएट्स को, पोइट्री को बड़ा बुरा भला कहा था। मतलब पोएट्स बेकार, पोइट्री बेकार, ये वो एंड ऑल। तो फिलिप सिडनी ने उनके रिस्पॉन्स में, उनके वर्क के आंसर के तौर पे उन्होंने ये वर्क लिखा था अपॉलजी फॉर पोइट्री, जिसे हम डिफेंस ऑफ पोइसी भी कहते हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर, फिलिप सिडनी का वर्क ऐसे ही नहीं आया। पहले गॉसन का स्कूल ऑफ एब्यूज़ आया, एंड उसका आंसर देने के तौर पे सिडनी का वर्क आया अपॉलजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइसी। गॉसन ने अपने स्कूल ऑफ एब्यूज़ में पोएट्स और पोइट्री को बुरा भला कहा था, और फिलिप सिडनी ने अपने वर्क अपॉलजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइसी, जो 1595 में आया है, उस पर उन्होंने बेसिकली पोएट्स की साइड ली थी, पोइट्री की अच्छाई बताई थी। तो आइए बारी बारी से अब हम क्या करेंगे, जो गॉसन ने आरोप लगाए हैं, जो उसकी कंटेंशंस हैं पोएट्स को लेकर, पोइट्री को लेकर, या जो भी उसने कहा है, वो भी हम देखेंगे। और बदले में फिलिप सिडनी ने क्या अपने इस बुक अपॉलजी फॉर पोइट्री में दिया है, वो भी देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टीफन गॉसन की कंटेंशन, यानी कि उसके आरोप जो उसने अपने वर्क स्कूल ऑफ एब्यूज़ में लगाए हैं। तो सबसे पहला उन्होंने कहा था पॉइंट, मैन कैन एम्प्लॉय हिज टाइम इन समथिंग बेटर देन पोइट्री। मतलब सीधे सीधे गॉसन ने कह दिया कि आदमी अपना टाइम कहीं और यूज़ कर सकता है पोइट्री के अलावा, यानी कि पोइट्री तो बेकार चीज़ है, इसमें अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरा उसने जो पॉइंट कहा था, पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाई, जो पोइट्री है वो सब झूठों की मम्मी है, यानी कि पोइट्री में कुछ भी सच नहीं होता, सब कुछ झूठ होता है, झूठी बातों को ही हम हाईलाइट करते हैं और कविता लिख देते हैं। अगला इसने कहा, इट इज़ नर्स ऑफ एब्यूज़, ये बेसिकली पोइट्री एब्यूज़ की नर्स है, यानी कि गाली गलोच इसमें मौजूद है, इसमें सब कुछ बेकार है, इसमें एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती है, ये सही नहीं है। और आगे एक और बात भी है, ही आल्सो सेड प्लेटो वॉज राइट इन डिसवेडिंग पीपल अवे फ्रॉम पोइट्री। तो जो प्लेटो है, जो सबसे पहला क्रिटिक मैंने इसमें आपको पढ़ाया था, इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने कहा था प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री की थी थल्ले थल्ले। प्लेटो पोइट्री के साथ एग्री नहीं करता था, जस्टिफाई नहीं कर सकता था, प्लेटो को पोइट्री पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर गॉसन ने ये भी कहा, भाई जो प्लेटो कहता था पोइट्री बेकार है और वो बिल्कुल सही कहता है, ही इज़ ट्रू एट हिज प्लेस। सो गॉसन ने बेसिकली 4 मेन आरोप लगाए हैं
सबसे पहला आदमी कहीं और अपना टाइम यूज़ करे पोइट्री के अलावा, क्योंकि पोइट्री लिखना बेकार है। दूसरा, पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइफ, झूठों की मम्मी है पोइट्री, पोइट्री में सब झूठ होता है। तीसरा, पोइट्री इज़ नर्स ऑफ अब्यूज़, इसमें अब्यूजिव चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। और चौथा, प्लेटो सही कहता था कि पोइट्री से दूर ही रहना चाहिए लोगों को। तो ये सारे आरोप गॉसन ने अपनी बुक स्कूल ऑफ अब्यूज़ में लगाए थे। फिर बदले में क्या हुआ, बदले में फिलिप सिडनी का वर्क आया, अपॉलजी फॉर पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइसी कह सकते हैं जिसे 1595 में। तो आइए देखते हैं बदले में फिलिप सिडनी, जिसे हम अभी एज अ क्रिटिक पढ़ रहे हैं, इन्होंने जब अपना क्रिटिसिज्म वाला वर्क लाया, उस वर्क में उन्होंने गॉसन की बातों का कैसे जवाब दिया, या और भी कौन कौन सी खास बातें उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म में बताई जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स फॉलोड बाय क्लासिकल रोमन्स एंड ग्रीक। तो सबसे पहला उसने जो पॉइंट यहाँ पे एग्री किया कि जो भी हमारे रोमन्स हैं या जो भी हमारे ग्रीक हैं, तो उनके जो भी रूल्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो बात क्या है दोस्तों, रोमन और ग्रीक जो है इनका लिटरेचर समहाउ ओल्डेस्ट लिटरेचर में से काउंट होता है, इन्हीं से काफ़ी इंस्पायर होकर एंड और इंग्लिश में आगे लिटरेचर आया है। तो जो रोमन और ग्रीक थे ना, इनका अपना वे था वर्क को लिखने को, ड्रामा को लिखने को, और उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस भी थे, यानी कि जब वो लिखते थे तो कुछ काइंड ऑफ फिक्स रूल्स रेगुलेशन लेके चलते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए ड्रामा में, प्ले में एंड ऑल। तो सबसे पहला पॉइंट फिलिप सिडनी ने कहा कि रोमन और जो ग्रीक हैं, ठीक है, उनका जो क्लासिकल रोमन ग्रीक है, जो पुराने वाले रोमन्स हैं, ग्रीक हैं, उनके जो भी रूल्स हैं लिटरेचर लिखती बार, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उनको एग्री करना चाहिए, क्योंकि उनके रूल्स जो उन्होंने बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड वी शुड गो विद डैट, हमें उन्हें आज के लिटरेचर में भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा, कंसीडर पोइट्री एज आर्ट ऑफ इमिटेशन, होगा ये लिमिटेशन नहीं होगा, आर्ट ऑफ इमिटेशन विथ एन एंड ऑफ टीच एंड डिलाइट। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि पोइट्री क्या है, कविता क्या है, ये एक इमिटेशन करने का आर्ट है, एक मतलब काइंड ऑफ हम चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को इमिटेट कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, और इसका अंत क्या होता है, इसका अंत होता है कि हमें कुछ टीच यानी कि कुछ सीखने को मिले, और डिलाइट यानी कि हैप्पीनेस भी मिले। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट्री को उन्होंने क्या कहा, एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है, इमिटेट करने का तरीका है, नकल उतारने का तरीका है, जो आसपास चीज़ें हैं उन्हीं को शो करने का तरीका है, जिसका एंड पार्ट है टू टीच अस, टू गिव डिलाइट अस। ठीक है, जिसके एंड में हमको कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ हैप्पीनेस भी मिलती है। तो ये पॉइंट जो है, इमिटेशन का आर्ट है, हमको कुछ टीच कर रहा है, हमको कुछ डिलाइटनेस, हैप्पीनेस मिल रही है। तो दोस्तों ये पॉइंट डायरेक्ट जो ऊपर गॉसन ने आरोप लगाए हैं उनके अगेंस्ट है, क्योंकि उसने तो क्या कहा था, लाइज हैं उसमें, अब्यूजिव है और फालतू चीज़ है, इसकी जगह इंसान कहीं और टाइम यूज़ करे। ठीक है, पर इसके अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ अ गुड थिंग, इट टीचेज अस, इट गिव डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस टू अस, और इट इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ इमिटेशन। वो तो है ही है, जो आसपास आप देखोगे वही आप पोइट्री में डालोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा, प्रोफेस्ड द यूज़ ऑफ 3 यूनिटी। ठीक है, प्रोफेस्ड होता है बेसिकली एग्री करना। तो दोस्तों हमारे सामने 3 यूनिटी मौजूद हैं, ऐसी यूनिटी जो हम जनरली अपने लिटरेचर में यूज़ करते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं, टप्पा, गाना सुना है, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, पर यहाँ पे हम चप्पा नहीं टप्पा टप्पा याद रखेंगे। ठीक है, टी का मतलब है टाइम, पी का मतलब है प्लेस, और ए का मतलब है एक्शन। ठीक है, क्या क्या है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो ये 3 यूनिटी हैं। सबसे पहले जो टाइम की यूनिटी है, ये कहती है कि एक समय पे एक चीज़ जो हो रही है उसको पहले कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्ले में किसी का बॉर्न का सीन चल रहा है कि कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, तो पहले उसका पूरा समय शो कर दो, फिर आगे कुछ शो करो। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस की यूनिटी क्या है कि एक प्लेस में जो भी एक्ट होना है पहले उसे अच्छे से कंप्लीट शो कर दो, फिर उसके बाद किसी और जगह का जिक्र करो। और तीसरा है एक्शन, यानी कि एक समय पे जो भी एक्शन, जो भी एक्टिविटी हो रही है पहले उसको कंप्लीट कर दो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टप्पा, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टी में आपको समय, एक समय पे होने वाली एक्टिविटी को फिनिश करना है, फिर अगले समय की एक्टिविटी पकड़नी है। प्लेस में आपको एक प्लेस पे जो भी हो रहा है उसको कंप्लीट शो करना है,
फिर दूसरे प्लेस की एक्टिविटी पकड़नी है और एक्शन में एक एक्शन जो हो रहा है, एक एक्टिविटी जो हो रही है उसको कंप्लीट करना है, फिर आगे बढ़ना है। और इन तीनों यूनिटी को फॉलो करने का मात्र एक मकसद होता है कि जो ऑडियंस आपके प्ले को देख रही है उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि अब ये हो गया वो हो गया, है ना, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें सिस्टमेटिक वे से हो, कंप्लीट होते हुए हो, तो ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, जुड़ पाती है, इंजॉय कर पाती है। ठीक है, तो इसने प्रोफेस द यूज़ ऑफ थ्री यूनिटी, प्रोफेस होता है एग्री करना। तो ये जो तीन यूनिटी हैं हमारे लिटरेचर को लेकर, जो पुराने समय के लिटरेचर में बेसिकली ज़्यादा मौजूद थी, उसको इसने कहा है एग्री करो, तीनों की तीनों को मानो, ताकि हमारा लिटरेचर बेस्ट हो। और इस पॉइंट को लेकर मैं अभी आपको बता देती हूँ, आगे हम और क्रिटिक भी करेंगे। बहुत सारे क्रिटिक कहेंगे तीनों को फॉलो करो, कोई कहेंगे तीनों को फॉलो ना करो, कोई कहेंगे ये एक वाली फॉलो कर लो। तो ये जो पॉइंट्स हैं, किसने सबको फॉलो किया, किसने एक को फॉलो किया, किसी ने एक को भी नहीं किया, या किसने किसको फॉलो किया, ये पॉइंट्स जो हैं पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है अमंग द क्रिटिक एंड देयर क्रिटिसिज्म। तो अगेन कहना चाहूँगी, हर क्रिटिक को इंडिविजुअल लेवल पे भी करें, फिर कंबाइन लेवल पे भी। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट था कि तीनों यूनिटी को एग्री करने को बोला, ये मैंने आपको समझा भी दी और ये क्यों है इसका पर्पस भी बता दिया। इसके बाद एप्रिशिएटेड सिनेकन गॉर्बोटक। तो सिनेकन गॉर्बोटक, गॉर्बोटक दोस्तों बेसिकली हमारी सबसे पहली ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर की, और ये एक सिनेकन ट्रेजेडी है। सिनेकन का मतलब होता है रिवेंज ट्रेजेडी। तो ये ट्रेजेडी की मेन थीम क्या है, रिवेंज, कोई बदला लेना है, वो इसकी मेन थीम है। और गॉर्बोटक पहली ट्रेजेडी थी। तो ये जो गॉर्बोटक सिनेकन ट्रेजेडी है, जो रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसकी थीम रिवेंज है और इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली ट्रेजेडी है, इसको फिलिप सिडनी ने बहुत अप्रिशिएट किया था। इसने कहा था ये बहुत मार्वलस वर्क है और इसमें स्टोरी लाइन, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा अप्रिशिएट किया। कहने का मतलब आगे जो आपने और ट्रेजेडी भी लिखनी है ऐसे ही फॉलो करो, इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट खास बात है, डिड नॉट एग्री विद ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये जो है ट्रेजिक कॉमेडी के साथ एग्री नहीं किया। जैसे कुछ वर्क होते हैं ट्रेजिडी, उसमें सिर्फ ट्रेजिक स्टोरी होती है, ओके। कुछ वर्क होते हैं कॉमेडी, उसमें सिर्फ कॉमेडी होती है, ओके। कुछ वर्क होते हैं ट्रेजिक कॉमेडी, उसमें ट्रेजिडी भी होगी, कॉमेडी भी होगी। तो वो ना फिलिप सिडनी को पसंद नहीं था। फिलिप सिडनी बोलता था भाई ये तुम गलत करते हो, कहीं जो तुम एक वर्क में दोनों सेंस रख रहे हो, ट्रेजेडी और कॉमेडी, इससे मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा काम करना है तो ट्रेजेडी को सेपरेट रखो, कॉमेडी को सेपरेट, मतलब दे वोंट बी कंबाइंड टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ क्लासिकल मीटर। साथ में उसने ये भी कहा जब कभी आपने मीटर यूज़ करने हैं, मीटर जिससे एक रिदम आती है, वर्ड्स बनती है, तो वो हमेशा आप क्लासिकल का जो वे है उसको यूज़ करो। एडवोकेट होता है उसका पक्ष लेना, मतलब जब कभी आप कोई पोइट्री लिख रहे हो, पोइट्री में आपको रिदम चाहिए, वर्ड्स चाहिए, जो मीटर की वजह से आती है, तो जो क्लासिकल वे ऑफ मीटर यूज़ है, जो पुराने समय पे जो मीटर यूज़ करते हैं रिदम के लिए, वो आप यूज़ करें, उससे आपका काम बेहतरीन होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट फिलिप सिडनी ने कहे। पहला, रोमन और ग्रीक के जो लिटरेचर लिखने का तरीका है सही है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। दूसरा, पोइट्री एक इमिटेशन का आर्ट है जो हमें टीच भी करती है, हमें डिलाइट भी देती है। तीसरा, जो तीनों यूनिटी है टप्पा, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। चौथा, जो सबसे पहली ट्रेजेडी है गॉर्बोटक, जो कि एक सिनिकल यानी कि रिवेंज ट्रेजेडी है, उसको इसने अप्रिशिएट कहा हमें इसे एज अ रोल मॉडल यूज़ करना चाहिए। पांचवा, कभी भी ट्रेजिक कॉमेडी ना करो, ट्रेजेडी को अलग रखो, कॉमेडी को अलग, इकट्ठा मज़ा नहीं आ रहा। और छठा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कभी आप कुछ पोइट्री लिख रहे हो, रिदम या वर्ड्स फॉर्म लानी है, तो क्लासिकल मीटर को यूज़ करो, पुराना वे यूज़ करो। तो कैसा लगा दोस्तों, इसके साथ हमारा फिलिप सिडनी फिनिश होता है। और अगर आप ऐसे ही अच्छे से हंसते हंसते कट जाए, पढ़ाई के रास्ते तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आपको पता है कंप्लीट कोर्स इंग्लिश NTA पेपर 2 पे मात्र 2499 पे मौजूद है, जिसकी वैलिडिटी है 1 साल की। यानी कि आप सोच लो पर मंथ आप ओनली 200 पे कर रहे हो। ये कंप्लीट कोर्स है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वाइज, हर यूनिट पे वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, MCQs, मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट पेपर सब इसमें मौजूद है। इसके अलावा आप में से किसी की भी कोई क्वारी है
सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आप में से अगर वाकई आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो ज़रूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सुंदर परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर एंड ऑल, उन सब के लिंक भी वीडियो में दिए गए हैं, वहाँ भी आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। खुद भी लाइक करें वीडियो को, आगे भी सब तक पहुँचाएं अगर ये दिल की मेहनत आपके दिल तक पहुँच रही है तो।